स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और आज हम रिकैप करेंगे कि पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस किया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है ये भी हमने डिस्कस किया। ये दोनों पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। और हाँ स्टूडेंट्स, और एक बात, मेरा वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिए। अगर आप बीच में ही स्किप करते हो या तो पूरा डिटेल नहीं देखते हो तो आपको आगे का टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पॉइंट्स जो कवर करने वाले हैं वो ये हैं। ओके, मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सर्कुलर मोशन में कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कुलर मोशन हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं ये बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको अगर बताऊं कि आप अभी आपके घर में भी सर्कुलर मोशन यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि घर में कहाँ पे फ़ैन होगा, फ़ैन तो रोटेशनल मोशन है, घर में कहाँ पे सर्कुलर मोशन। तो आप घर पे भी सर्कुलर मोशन अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हो, वो क्या है मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊँगी। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मतलब कि उसका डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है। न्यूटन्स की लॉज की अगर हम बात करें तो अगर एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट को तो उसका मीनिंग है कि वहाँ पे फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। बिना फोर्स के कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई करते तो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो फोर्स हम यूज करते हैं, जो फोर्स सर्कुलर मोशन मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इमेजिन करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस रोटेशन के लिए उसकी डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है येलो कलर का, वहाँ पे हर एक जगह पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फाइन। सो फोर्स का इसका डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड इज डायरेक्टेड along the radius and towards the center। इसका जो डायरेक्शन रहता है वो along the radius रहता है, मतलब जिस डायरेक्शन में रेडियस होती है। तो सपोज यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन जब ये रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट होता है वो अलोंग द रेडियस ऐसे यहाँ इस डायरेक्शन में एक्ट होता है। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अगर आपने ये पॉइंट कंसिडर किया तो ये पॉइंट पे ये होगी उसकी डायरेक्शन, ये पॉइंट कंसिडर किया तो ये होगी उसकी डायरेक्शन। मतलब ये एक्ट होता है अलोंग द रेडियस और डायरेक्शन क्या है उसकी, टूवर्ड्स द सेंटर। फाइन, ये देखो टूवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ओके, तो सपोज कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप जब एक स्टोन को स्ट्रिंग टाई करते हो, ओके, और वो स्टोन अगर आपने हॉरिजॉन्टल सर्कल में व्हर्ल किया या तो उसको घुमाया तो क्या होता है कि वो घूमता है। लेकिन अगर आपने सडनली वो रोप कट कर दी, वो जो स्ट्रिंग है वो कट कर दी, तो क्या होगा, वो जो स्टोन है वो टेंजेंशियल पाथ लेके आगे चला जाएगा। इसका मतलब है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली वहां से निकल जाता है, वहां से उसी पॉइंट से वो फ्लाई ऑफ होता है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं हुआ तो। ओके, सो ये एक रियल फोर्स है,
रियल फोर्स मतलब क्या, कि इसका एक ओरिजिन होता है ना। रियल मतलब एक टाइप में आपको बताने वाली हूँ, उसे हम कहते हैं सुडो फोर्स, झूठ मूठ का फोर्स। वहां पे फोर्स एक्चुअली नहीं होता है लेकिन हमें लगता है, तो वो सुडो फोर्स में आगे बताने वाली हूँ आपको। लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स रियल फोर्स है, ओके, इसका ओरिजिन होता है। फाइन। उसके बाद जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर सेंट्रिपिटल फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स जितना उस मोशन को लगता है उससे कम हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करता है। मतलब अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, इसको जो सर्कुलर मोशन का फोर्स हमें लगता है उतना प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो जाएगा, वहां पे नो नहीं रहेगा। ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला रहता है, सेंट्रिपिटल फोर्स वेक्टर डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस mv² बाय आर बार। मैं आपको 100% बताती हूँ कि अगर आपने ये इसका टॉपिक का पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है, या तो फिर आपने ऐसे जस्ट उसको ब्रशअप किया है कॉन्सेप्ट्स को, अगर आप पेपर लिख रहे हो तो आपको 101% यहाँ पे माइनस साइन है या नहीं है इसका डाउट आएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों ले रहे हैं हम, सेंट्रिपिटल फोर्स में माइनस साइन क्यों ले रहे हैं? सो इसका रीजन है, ये है सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन। ओके, ये सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन है। और जो रेडियस वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर हमने कैसे ड्रॉ किया था पिछली बार, कि रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन रहता है वो फ्रॉम सेंटर टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये होता है आर बार का डायरेक्शन। ओके, ये है आर बार का डायरेक्शन और ये है एफ बार का डायरेक्शन, तो दोनों अपोजिट हुए ना, इसीलिए यहाँ पे ये जो हमने आर बार लिखा है रेडियस वेक्टर, उसका रिवर्स या तो हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल लिया है, इसलिए माइनस साइन लिया है हमने। आर बार और एफ बार एक दूसरे को अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया है। ध्यान में रखिए, यहाँ पे माइनस साइन है। और एक बात कि ये जो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है ना, ये कोई ऐसा अलग टाइप का नया वाला फोर्स नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नया फोर्स है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नया फोर्स है। तो सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है अदर फोर्सेस का, कि अगर आप जो ऑब्जेक्ट लीनियर मूव कर रहा है उसको अगर आपको सर्कुलर में मूव कराना है या तो घुमाना है उसको, तो उसके लिए जो फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रिपिटल कहते हैं। तो सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो उसको अलग अलग हम फोर्सेस सेंट्रिपिटल करके कह सकते हैं। लेकिन सेंट्रिपिटल ऐसा कुछ नया वाला फोर्स नहीं है, इट इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। सो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ कि पहला एग्जांपल है हमारा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड न्यूक्लियस मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है अराउंड न्यूक्लियस, तो कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। सो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर सडनली ये फोर्स नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। दूसरा है मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। अगर आप स्टोन को ऐसे स्ट्रिंग टाई करते हो और अगर ये स्टोन ऐसे मूव करता है सर्कल में, तो यहाँ पे इस मोशन के लिए, ऐसे मोशन के लिए उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो जो टेंशन रहता है स्ट्रिंग में जो टेंशन रहता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो अगर टेंशन नहीं रहा स्ट्रिंग में, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको बीच में ही ये स्ट्रिंग काट देते हो तो ये जो स्टोन है, ओके, ये मूव कर रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसको कट कर देते हो तो ये स्टोन ऐसे मूव होगा। नेक्स्ट है
मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो उसके लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। फाइन। और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा कि मोशन ऑफ अ कार, और यह तो फोर्थ एग्जांपल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ कर्व्ड पार्ट, ओके, ऑन अ कर्व्ड पार्ट ऑफ रोड। सो यहाँ पे जो कार है उसको अगर हम इस कर्व्ड पार्ट में रोटेट कराना चाहते हैं या तो मूव कराना चाहते हैं, तो उस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको वो प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। कार के लिए फ्रिक्शन, अर्थ एंड सन के लिए ग्रेविटेशन, स्टोन के लिए टेंशन इन अ स्ट्रिंग, और इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अभी अगर सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर हो जाता है, ओके, इमेजिन करो यहाँ पे अगर सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है और सडनली वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर हो जाता है, तो अर्थ यहाँ से टेंजेंशियली मूव हो जाएगी, यहाँ से वो सीधा ऐसे मूव होगी, ये ऐसे रोटेट रिवॉल्व नहीं करेगी, यहाँ से सीधा उसका मोशन हो जाएगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस लिए चाहिए आप लोगों को, क्यों पढ़ना है आपको? तो एक्चुअली आपने लास्ट ईयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। सो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो यहाँ पे हमारी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हम तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर करते हैं। ओके, ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कंसिडर करते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ओके, ये है वाई जेड प्लेन और ये है एक्स जेड प्लेन। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, आप जहाँ पे अभी बैठे हो आपके रूम में, ठीक है, तो रूम का कोई भी एक कॉर्नर कंसिडर करो। कॉर्नर ये है रूम का एक कॉर्नर, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये एक वॉल हो गया आपका वाई एक्सिस, और जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल जो हाइट रहे वो है जेड एक्सिस। तो आप यहाँ पे बैठे हो अभी, तो इसको अगर आप ओरिजिन कंसिडर करते हो, ये पॉइंट को आप ओरिजिन कंसिडर करते हो, तो आप अपनी पोजीशन बता सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है या इस पोजीशन पे, ओके, वाई कोऑर्डिनेट कितना है और जेड कोऑर्डिनेट कितना है। तो आप अगर एक्स वाई प्लेन में हो तो ऑब्वियसली जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, लेकिन अगर आप जंप करते हो तो आपको जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, राइट। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, है ना। तो अगर ये ऐसा मोशन यहाँ से पोजीशन चेंज होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स किस हिसाब से लिए हैं हमने, तो वो जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि सपोज अगर आप कंसिडर करो कि बस है, राइट, तो बस स्टैंड अगर आप ओरिजिन कंसिडर करते हो, बस स्टैंड ओरिजिन, और फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इमेजिन करते हो, तो आप बस का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। तो बस स्टैंड क्या हो गया वहां पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। या तो फिर इमेजिन करो कि यही लेक्चर अगर मैं आपको एरोप्लेन में पढ़ा रही हूँ, राइट, एरोप्लेन में ऐसा मस्त बोर्ड लगा है और आपको मैं वो एरोप्लेन में पढ़ा रही हूँ, या तो आप ऑनलाइन ये यूट्यूब वीडियो आप एरोप्लेन में देख रहे हो, तो उस टाइम पे आप जहाँ पे बैठे हो तो वो एरोप्लेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। आप वाइडर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अर्थ भी क्या है, हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, तो अर्थ और जो ग्राउंड, ये सब क्या है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फाइन, तो आपको समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अभी इसके बाद आगे के दो टाइप होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। एक होता है, ये डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस का
प्लूरल फॉर्म है, कोऑर्डिनेट एक्सेस along with set of coordinates that can be used to determine positions and velocities of objects in that frame। कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इस जगह पे अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है या तो ये मूव हो रहा है तो यहाँ पे आप क्लॉक ऐड कर सकते हो और क्लॉक ऐड करके आप देख सकते हो ये पोजीशन से ये पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप क्लॉक ऐड करते हो तो फाइन। सो ये जो होते हैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमको पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में बताते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल या तो हम उसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड। ये देखो यहाँ पे हमें वर्ड से ही पता चल जाता है, नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है? अगर वो फ्रेम रेस्ट में है, ओके, फ्रेम मूव नहीं कर रही है, फाइन। या तो अगर वो मूव कर रही है तो वो उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। सो यहाँ पे आपका जो घर है, ठीक है, आपका घर या तो जिस रूम में आप बैठे हो वो आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो अभी मूव कर रहा है क्या? नहीं, राइट। सो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों, अर्थ तो मूव कर रहा है ना, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है। यही पे गड़बड़ होती है। जब हम मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का देखते हैं ना तो वहां पे उसको एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, मतलब आपका घर और आपके पड़ोसी का घर। तो आपकी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं कैसे बताऊंगी कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? कि अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिया है कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिया है, वाई कोऑर्डिनेट लिया है, जेड कोऑर्डिनेट, वो जो है वो कांस्टेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो वो हो गया नॉन इनर्शियल। क्लियर? या तो फिर रेलवे है, रेलवे अगर स्टेशनरी है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे क्या है? स्टेशनरी, मूव नहीं हो रही है, या तो मूव हो रही है लेकिन स्पीड उसका कांस्टेंट है। स्पीड क्या है उसका? कांस्टेंट। तो उसे हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड। ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स है क्लासरूम इन अ बिल्डिंग और अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे अगर उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट्स है, राइट, जो हमने फिक्स कोऑर्डिनेट्स लिए थे, उनको कुछ एक्सेलरेशन है, वो मूव हो रहे लेकिन उसका स्पीड सेम नहीं है, तो उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। अगर ट्रेन का स्पीड इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो इनर्शियल है। इवन बस, अगर बस का स्पीड कांस्टेंट है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर सडनली ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, राइट, सो वहां पे अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, वो उसका वेलोसिटी सडनली जीरो हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सेम बस वो इनर्शियल भी हो सकती है या तो नॉन इनर्शियल भी हो सकती है। इनर्शियल कब? जब उसका स्पीड जीरो है या तो कांस्टेंट है। और नॉन इनर्शियल कब होती है? जब उसका स्पीड नॉन जीरो और या तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल स्पीड रहता है। ओके। दूसरा, अ कार टेकिंग टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड। फाइन, कि अगर आप कार में बैठे हो और कार ऐसे टर्न करती है तो आपको ऐसे लगता है कि आपको किसी ने आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है, राइट, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल। ये कर्व्ड रोड का नॉन इनर्शियल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट, कर्व्ड मतलब सर्कुलर, सर्कुलर मतलब एक्सेलरेटेड, है ना। सो एक्सेलरेशन है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेशन है। उसके बाद का पॉइंट है कि ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते।
न्यूटन के लॉज क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट नहीं मूव होगा, राइट। तो जब आप कार में टर्न कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप आउटवर्ड डायरेक्शन में ढकेले जाते हो, आपको लगता है कि आप पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। कोई आपको पुश कर रहा होता है क्या? नहीं, फिर भी आपको लगता है कि आप पे ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो न्यूटन के लॉ के मीन्स खिलाफ हुआ ना, आपकी मोशन हुई लेकिन आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि यहाँ पे जब हम रोटेटिंग डिस्क पे एक कॉइन रखते हैं तो सडनली क्या हो जाता है कि पहले ये जो कॉइन था वो स्टेशनरी था, लेकिन जब डिस्क रोटेट करना स्टार्ट किया तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। तो वहां पे हमने किसी पे फोर्स अप्लाई किया क्या? ये कॉइन पे नहीं, किसी ने भी कॉइन पे फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी उसकी मोशन हुई है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ट्रेन का। इमेजिन करो कि आप ट्रेन में, ट्रेन जो है ट्रेन का रूट, वहाँ पे एक पेंडुलम आपने सस्पेंड किया है जब तक ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। अभी ट्रेन की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो जो पेंडुलम है वो ऐसे वर्टिकली सस्पेंडेड रहेगा 90 डिग्री में अर्थ से। लेकिन जैसे ही ट्रेन का स्पीड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तब आप देखेंगे कि ये पेंडुलम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। ओके, यहाँ पे ऐसे मूव हुआ, जब ट्रेन का स्पीड इंक्रीज हुआ तो पेंडुलम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, और जब फिर से वो कांस्टेंट हो जाता है, स्पीड सेम हो जाता है स्पीड, तो वो फिर से मीन पोजीशन पे आ जाता है, वहीं पे वैसे ही रहता है वो, राइट। और फिर अगर ट्रेन का स्पीड कम होता है, तब ये पेंडुलम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब भी ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता है। अभी यहाँ पे पेंडुलम को किसने पुश किया क्या? किसने फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं, फिर भी ये जो ट्रेन है उसका स्पीड चेंज हुआ, इसके लिए ये जो पेंडुलम है उसकी वजह से वो पेंडुलम मूव हुआ, है ना। यहाँ पे किसी ने फोर्स नहीं अप्लाई किया, फिर भी मोशन हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन के लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन रहता है, तो ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर ट्रेन का स्पीड कम हुआ तो पेंडुलम फॉरवर्ड जाएगा, ट्रेन का स्पीड बढ़ा तो पेंडुलम बैकवर्ड जाएगा। ओके, तो दूसरा एक एग्जांपल कि जब आप बस में बैठे हो और सडनली ड्राइवर ने बस में ब्रेक अप्लाई कर दिया तो आप पीछे की डायरेक्शन में मूव होते हो, राइट। यू फील अ बैकवर्ड जर्क। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे आप ऑलरेडी मोशन में होते हैं, राइट। तो वो जो आपका इनर्शिया होता है उसकी वजह से वो फोर्स वहाँ पे होता है, या तो सडनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्पीड चेंज होने की वजह से वो फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं सूडो फोर्स। वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि वहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है, राइट। सो यहाँ पे हम अभी देखा हमने कि जब पेंडुलम, ट्रेन एक्सेलरेट या तो डिसेलरेट होता है तब पेंडुलम मूव होता है। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के लॉ तो नहीं ऐसे कहते कि यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स एंड स्टिल मोशन इज देयर। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नया फोर्स एज्यूम करते हैं, उसे हम कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो मतलब इट्स नॉट रियल फोर्स, ऐसे ही लगता है, फोर्स होता नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वहां पे फोर्स है। क्या एग्जाम्पल है सूडो फोर्स का? बेस्ट एग्जाम्पल है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, आपने सेंट्रीपिटल देखा, सेंट्रीपिटल क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि वहां पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसीलिए उस पर एक आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, वो एक्सेलरेशन है, उसके ऊपर कुछ तो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, इसके लिए इसी वजह से एक अपोजिट फोर्स उस पर एक्ट होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो
सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन था वो टुवर्ड्स सेंटर था, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक्सेलरेशन है अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, सो इट इज अ सूडो फोर्स। वो एक्चुअल में होता है कि वहां पे फोर्स नहीं, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि सपोज आप जब टर्न लेते हो, तो गाड़ी जब टर्न लेती है तो आपकी इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में, राइट। लेकिन कार तो किस डायरेक्शन में मूव हुई, इस डायरेक्शन में मूव हुई, कार इस डायरेक्शन में मूव हुई। इसीलिए आप अपनी वेलोसिटी मेंटेन रखते हो, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी वो मेंटेन रखते हो, इसलिए आप आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश एक्सपीरियंस करते हो, राइट। इसका फॉर्मूला होता है एफ बार इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार अपॉन आर बार। तो जिस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर होता है अवे फ्रॉम सेंटर, उसी डायरेक्शन में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस वेक्टर दोनों का साइन सेम है। देन इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। A passenger in car feels outward push when a car takes turn or on a curved path। जब कार टर्न लेती है तो हमें आउटवर्ड पुश महसूस होता है। दूसरा एग्जाम्पल है अ कॉइन केप्ट ऑन अ रोटेटिंग डिस्क। ओके, अगर आप रोटेटिंग डिस्क पे कॉइन रखते हो तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है। फाइन, ये भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं। तो सपोज अभी कोरोना वायरस का ये जो टेंशन अभी चल रहा है, इमेजिन करो कि ऐसा कुछ डिसीज है कि उसमें पेशेंट को सिर्फ आरबीसी चाहिए, राइट। सो सिर्फ उसको ब्लड प्लेटलेट्स चाहिए, ऐसा कुछ उसका एक स्पेसिफिक कंपोनेंट अगर चाहिए होता है ब्लड का, तो हम क्या करते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड को ऐसे टेस्ट ट्यूब्स में रखते हैं और उसको बहुत फास्ट मूव करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स है ना, वो जब रोटेट होती है तो ये ब्लड जो होता है उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। तो आपको फॉर्मूला पता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला बताइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितना ज्यादा मास, राइट, सो उतना ज्यादा फोर्स। तो यहाँ पे जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स उस पर एक्ट होगा। तो और या तो हमें और एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे, एम वी स्क्वेयर बाय आर, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा उसका मास होगा तो उतना ज़्यादा फोर्स उस पर एक्ट होगा। तो जो सबसे हेवी होगा वो बॉटम में कलेक्ट होगा, और जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे सेपरेट होते जाएंगे। तो सबसे ऊपर रहेगा लिक्विड। ओके, सिमिलरली हम ये सेम सेंट्रीफ्यूगल मशीन हम अगर हमें मिल्क में से फैट्स सेपरेट करने हैं, राइट। कुछ कुछ लोगों को मीन्स ऐसे होते हैं हेल्थ कॉन्शियस कि वो उनको तो मीन्स मिल्क चाहिए होता है लेकिन उसके फैट्स नहीं चाहिए होते। तो वहाँ पे अगर आपको फैट्स सेपरेट करने हैं मिल्क में से, प्रोसेस्ड मिल्क कहते हैं उसे हम, तो उस दौरान भी हम ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज कर सकते हो। और आगे आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आप अभी आपके घर में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर रहे हो। तो कहाँ पे यूज कर रहे हो, तो आप यूज कर रहे हो वॉशिंग मशीन में। जब भी आप कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हो तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो कपड़े हैं वो हम अच्छी तरह से धो पाते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वॉशिंग मशीन में हम पानी यहाँ पे ये ड्रम में जब पानी डालते हैं तो देखिए ये जो है ना रोटेटर्स,
उसकी वजह से ये ड्रम जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा। यहाँ पे जब ड्रम रोटेट करता है तो ये पानी अब हमारे जो कपड़े होते हैं वहाँ पे कपड़ों से होके गुजर के जो भी धूल मिट्टी उसमें होगी वो वहाँ से निकालता है, और उस पानी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने की वजह से वो पानी ये जो पोर्स है वहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह हम वॉशिंग मशीन यूज़ करके कपड़े धो सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा सर्कुलर मोशन का, कि हम जब कर्ड पार्ट पे मूव करते हैं रोड पे तो कहीं कहीं पे हमें स्पीड लिमिट के बोर्ड्स दिखाई देते हैं कि यहाँ पे इतनी स्पीड से आपको मूव करना है या तो ड्राइव करना है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं अप्लाई करना है आपको, इससे कम स्पीड पे ही ड्राइव करना है। इसे स्पीड लिमिट के बोर्ड क्यों लगाते हैं, है ना? तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपने अभी देखा कि जब कार मूव हो रही थी तो अगर वो स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ उसका तो क्या होगा उस टाइम पे, वो जो कार है वो स्किड ऑफ हो सकती है। मतलब यहाँ पे मूव करने के लिए देखो, यहाँ से ये ऐसे टर्न लेने वाली थी कार, तो यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ था, यहाँ पे सर्कुलर मोशन होने वाला था वहाँ पे, लेकिन उसको उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं मिला, इसलिए वो कार यहाँ पे टेंजेंशियली मूव हो गई। ठीक है, तो इसीलिए रोड एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए हमें स्पीड लिमिट्स को फॉलो करना चाहिए। तो उतना स्पीड वहाँ पे इतनी स्पीड से ड्राइव करना है, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? या तो वो स्पीड कौन डिसाइड करता है, या ऐसे ही अपने मन से ही लिखते हैं यहाँ पे 20 से ड्राइव करो, यहाँ पे 40 से ड्राइव करो। इवन ये तो बहुत सिंपल, मतलब कर्ड अगर आप क्लिफ पे जाते हो या माउंटेन्स पे जाते हो तो ये सिचुएशन है। एक नॉर्मली भी अगर आप मतलब कहीं पे टर्न ले रहे हो रोड पे, तो उस टाइम पे भी आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब रेनी सीजन होता है तो जब आप टर्न पे मतलब टर्न पे किसी भी रोड पे टर्न करते हो तो उस टाइम पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो क्यों होती है गाड़ी स्लिप? तो वहाँ पे उसका रीज़न मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो जब भी कार किसी कर्व रोड पे मूव करती है तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि कार के मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड अ टायर। तो रेनी सीजन में क्या होता है कि रोड का जो सरफेस होता है वो वेट रहता है, वहाँ पे पानी होता है। तो जब वहाँ पे पानी होता है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होता है और हम फास्ट मूव करना चाहते हैं, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड होता है, राइट? सो देखो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r इज इक्वल टू म्यू एन, एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। सो एन, ये लेवल्ड रोड है, लेवल्ड मतलब क्या? प्लेन रोड है। तो दूसरा कोई टाइप का रोड होता है क्या? हाँ होता है, मैं आगे के लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ, या तो आगे के स्लाइड में बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे एन का जो वैल्यू होता है एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होता है mg। सो यहाँ पे हम मास कैंसिल कर सकते हैं, ये मास हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो अभी हमारे पास क्या बचा है? v² इज इक्वल टू म्यू आर जी। सो v का फॉर्मूला क्या होता है? v मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ओके, v मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। अगर आपको वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, कितना सिंपल है देखो, अगर आपको वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, ये साइड आप बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ये साइड भी क्या होना या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, है ना? अगर आप फ्रिक्शन कम कर रहे हो, मतलब रेनी सीजन में अगर फ्रिक्शन कम कर रहे हो तो आपको स्पीड भी क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। ये दोनों इक्वल है ना? सो इसीलिए किसी भी कर्व्ड रोड पे स्पीड लिमिट, या तो स्पीड लिमिट के बोर्ड लिखे होते हैं कि आप उससे ज़्यादा स्पीड पे मत चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम पड़ गया, यहाँ पे ये देखो फ्रिक्शन कम है लेकिन आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है।
सो यहाँ पे जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ाना है। मतलब अगर सरफेस स्मूथ हुआ, बहुत स्मूथ हुआ, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, बताइए आप मुझे। ऑब्वियसली अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है तो आपको सरफेस रफ करना पड़ेगा ऐसे, जितना ज्यादा रफनेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन। फाइन। तो यहाँ पे अगर आप रोड रफ करते हो तो क्या होगा, जो टायर है वो टायर खराब हो जाएंगे। इट विल रिजल्ट इन वेयर एंड टेयर ऑफ टायर। टायर जो होते हैं हमारे गाड़ी के, यहाँ पे इन दोनों में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाएंगे। और एक बात है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो फिर भी और भी रिलायबल नहीं होता है। रिलायबल मतलब हम अगर कंसिडर करते हैं कि समर सीजन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 है और उसके बाद रेनी सीजन में अगर वो सडनली 0.5 हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना, आपकी वेलोसिटी, तो आप ज़्यादा ही वेलोसिटी चलाओगे। इसीलिए हमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वो ऐसा एज्यूम करके, ऐसे मतलब एज्यूम करना है कि वहाँ पे फ्रिक्शन मिनिमम है और फिर वेलोसिटी हमें कंसिडर करनी है। और कोई चारा नहीं है कि हमारे पास, और कुछ उपाय नहीं है कि हमारे पास कि हम फ्रिक्शन बढ़ाए बिना मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या हमारे पास? तो आंसर है यस। सो क्या है वो, उसे कहते हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड। दैट्स वाई वी प्रेफर बैंकिंग ऑफ रोड। तो क्या होता है ये बैंकिंग ऑफ रोड? सी, नाम को देख के आपको लगता है बैंकिंग ऑफ रोड मतलब बैंक से कुछ रिलेटेड है क्या, रोड का कुछ रिलेशन है क्या, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप गलत हो। यहाँ पे रोड का और बैंक का कुछ रिलेशन नहीं, फाइनेंस का कुछ रिलेशन नहीं होता है। तो क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड? तो आपने जो रेस ट्रैक होते हैं, रेस ट्रैक तो देखे होंगे ना, तो वहां पे ये देखो, एक होता है हमारा प्लेन रोड ऐसे सीधा वाला, और एक ही होता है ऐसे बैंक रोड, कर्व रोड, कि यहाँ पे जो आउटर एज होती है, ये आउटर एज रेज होती है ओवर द इनर एज। ये रोड की इनर एज है और ये रोड की आउटर एज है। तो आउटर एज ऊपर होती है और इनर एज नीचे होती है, तो इसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। सो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इनर एज इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। और जिस एंगल से हम उसको रेज करते हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। सो कहीं कहीं पे जो हमने यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो इनर एज है रोड का और ये जो आउटर एज है, अगर प्लेन रोड हुआ तो प्लेन रोड ऐसे रहता है, लेवल रोड, दोनों सेम लेवल पे रहते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड देखते हो तो या तो कर्व रोड देखते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे ये जो आउटर एज है ना, ये इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिफ्ट करते हैं। जो जिस एंगल से हमने उसको लिफ्ट किया है, ये जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। फाइन। सो इस एंगल ऑफ बैंकिंग का हम एक्सप्रेशन अभी देखने वाले हैं। सो ये है हमारी डायग्राम। फाइन। सो ये एक कार है और ये है एक बैंक रोड। बैंक रोड मतलब ये जो आउटर एज है ये रेज की है ओवर द इनर एज। सो थ्रू व्हाट एंगल इट इज रेज? इट इज रेज थ्रू एंगल थीटा। और ये है कर्व्ड रोड। तो यहाँ पे अभी ये कार जो है, यहाँ पे कार पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? तो सबसे पहला फोर्स, बहुत सा कॉमन सा फोर्स है, क्या लगता है आपको पहला फोर्स कौन सा रहेगा? ये डायरेक्शन देख के बताइए कौन सा फोर्स रहेगा। यस, वेट।
कार का जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। उसके बाद दूसरा फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। वेट को जो अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जो भी जितना वेट है उसकी वजह से अगर हम हमारा वेट अर्थ पे एग्जर्ट करते हैं तो अर्थ हम पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करती है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है। ये देखो, ये जो हमारा सरफेस है रोड का, ये रोड के सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर रहता है नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद तीसरा एक फोर्स है, बताइए कौन सा फोर्स होगा वो? यस, ये है हमारा तीसरा फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द सरफेस, ये जो सरफेस है ना, अलोंग द सरफेस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये एक्ट होगा टूवर्ड्स द सेंटर। अभी ये एंगल थीटा है तो हम नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक होता है एन कॉस थीटा, एक होता है एन साइन थीटा। सो ये एंगल हमने एन कॉस थीटा, या तो ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा क्यों लिया, तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये एंगल है थीटा, ये पैरेलल टू द सरफेस है ना, तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर हम ये दो लाइंस को कंबाइन कर देते हैं, ये दो लाइंस, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है, राइट, ये देखो, ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल और ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल, तो ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये कितना रहेगा? ये भी थीटा रहेगा, करेक्ट। और ये थीटा है तो ये कितना रहेगा? ये एंगल कितना रहेगा? ये अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, ये अलोंग द सरफेस है और ये सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। और अभी हमने ये नॉर्मल रिएक्शन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। तो ये ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इनके बीच का एंगल कितना है? वो 90 है, ये एंगल। उसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा है, सो ये जो बचा है हमारा एंगल वो हो जाएगा थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ये एंगल। सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये हो गई एन कॉस थीटा, और ये साइड हो गई अपोजिट साइड, तो ये हो गई एन साइन थीटा, करेक्ट। सिमिलरली हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अगर ये कंपोनेंट हमने लिया, अभी देखिए ये एंगल थीटा है ना, तो बताइए ये क्या होगा? ये एंगल थीटा है तो ये है एफ एस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ये, और ये एफ एस कॉस थीटा है तो ऑब्वियसली ये आएगा एफ एस साइन थीटा। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया तभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। और अगर हम बोर्ड के पेपर्स देखें, अगर आपका सिलेबस चेंज भी हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, माइनर चेंजेस है उसमें, तो अगर हम प्रीवियस पेपर्स को कंसिडर करें तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा गया था, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये डायग्राम भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस डायग्राम की 2-3 बार। सो देखिए, अभी ये जो कार है, कार उड़ रही है क्या? नहीं ना, जमीन पे ही है ना। वर्टिकल कुछ मोशन है क्या, या जमीन में ऐसे नीचे जा रही है क्या? नहीं। मतलब कार पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रहा है वो फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये और ये सेम है, इसलिए ऊपर भी नहीं जा रही कार और नीचे भी नहीं जा रही है, राइट। और दूसरा जो है,
दूसरा जो है यहाँ पे along the radius and towards the center जो एक्ट हो रहा है वो फोर्स कौन कितना है हमारे पास, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है हमारे पास, तो ये दोनों भी सर्कल सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए एन कॉस थीटा को बैलेंस किया है एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी ने, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड चाहिए हमें, राइट। तो एक साइड में हमें सिर्फ एंगल मिलने चाहिए और दूसरे साइड में जो क्वांटिटीज है अदर फिजिकल क्वांटिटीज या तो फोर्सेस वो मिलने चाहिए, ये एंगल और मिक्सचर नहीं चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, एम जी इसी जगह पे रखा और एफ एस साइन थीटा उस साइड पे अगर हमने शिफ्ट किया तो वो हो जाएगा माइनस। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, और ये थर्ड इक्वेशन हमारा मिलता है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। अभी आगे हमें सिर्फ v चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। सो आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू रहता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू कैपिटल एन। अभी यहाँ पे एन की वैल्यू एम जी नहीं सब्सटीट्यूट करनी है हमें। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये बैंक रोड है, राइट। अगर लेवल रोड रहता है ना, अगर लेवल रोड रहता है तो जितना एम जी होता है, राइट, एम जी उसी अमाउंट जितना नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट एक्ट होता है। परपेंडिकुलर का नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर रहता है ना सरफेस को, तो लेवल रोड के लिए n इज इक्वल टू एम जी रहता है लेवल रोड के लिए। लेकिन अगर आप बैंक्ड रोड देखते हो तो बैंक्ड रोड के लिए एम जी इस डायरेक्शन में होता है और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होता है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे, सेम नहीं है, ये दोनों अलग है यहाँ पे। इसलिए हमें n की वैल्यू mg नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम fs सब्स्टिट्यूट करते हैं म्यू n, तो हमें मिलता है fs की जगह पे हमने लिया म्यू n cos थीटा प्लस n sin थीटा n cos थीटा माइनस fs की जगह पे म्यू n sin थीटा। आगे यहाँ पे हम n हर एक टर्म में n देख सकते हैं, राइट, हर एक टर्म में n है और cos थीटा 2 टर्म्स में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब अगर हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो n cos थीटा हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो n cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आगे का डेरिवेशन, आगे का जो फॉर्मूला है वो आएगा, ये देखो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर जी एज इट इज, राइट, और उसके बाद n cos थीटा कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ म्यू बचा है, म्यू, तो हमने म्यू लिया यहाँ पे, और यहाँ पे n कैंसिल होने के बाद साइन अपॉन कॉस बचता है tan, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे n cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया, माइनस n कैंसिल हो गया तो बचा है म्यू, साइन अपॉन कॉस का वैल्यू रहता है tan, सो 1 माइनस म्यू tan थीटा। सो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन ये देखो, ये आया
म्यू माइनस tan, और डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस म्यू tan, म्यू प्लस tan 1 माइनस म्यू tan, और फाइनल एक्सप्रेशन v का रहेगा v इज इक्वल टू रूट आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया इसको, आर जी इस साइड पे गया और स्क्वायर रूट लिया। ये है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का डेरिवेशन। या तो यहाँ पे v स्क्वायर का हमें v का फॉर्मूला मिला है रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। और इसके जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फ्रिक्शन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना है ना, भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रेन की वजह से या तो वहाँ पे अगर ऑयल हो तो वो सडनली कम हो सकता है। इसीलिए अगर हम फ्रिक्शन 0 लेते हैं तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। सो चलो देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने ये म्यू 0 लिया, राइट, ये म्यू क्या लिया, 0 लिया, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा, ये देखो, ये 0 प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देखो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, और ये टर्म भी क्या हो गई, 0। सो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। उसके बाद थीटा क्या रहेगा, फिर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, tan यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो एंगल ऑफ बैंकिंग कितना, हमें ये जो हमने देखा था कि ये एंगल कितना रखना चाहिए, राइट, ये एंगल कितना रखना चाहिए, ये जो एंगल है वो व्हीकल के मास पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आपको मास की m टर्म दिख रही है, कहीं पे नहीं दिख रही है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। सो एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ व्हीकल। तो इस टॉपिक के क्या 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 क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकल आ सकता है, ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला के बेस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी, then derive an expression for maximum safety speed of banking of road, okay, on a bank road, then derive an or show that, अलग क्वेश्चन क्या है, show that angle of banking does not depend on mass of vehicle, right। अभी आज का लेक्चर तो मतलब जो पढ़ाने का पार्ट है वो आज मेरा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको कितना यहाँ इसमें से याद रहा है ये हम देखेंगे हमारे आने वाले सेक्शन में, उसका नाम है कॉन्सेप्ट चेक, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, और आपके ऑप्शंस है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन सर्कुलर मोशन, बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। सो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन है, फैट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, ओके, और उसके ऑप्शंस है कोहेसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और विस्कस फोर्स। इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर इज, और आपके ऑप्शन है 0, पाई, 2 पाई, पाई बाई 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप पक्का गड़बड़ कर सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस वेक्टर इनके बीच में क्या एंगल है, तो आंसर है पाई, 180 डिग्री रहता है। फोर्थ है द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, बताइए इनमें से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कौन सा है। करेक्ट आंसर है बी,
और फिफ्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज, और आपके ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ व्हीकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मास ऑफ व्हीकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, और लास्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। सो आपका करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, इट डजंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ व्हीकल। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ पे ही खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन बाय।